नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सीटेट 2025 जो जुलाई में संभावित है, आज हम लोग उसी को टारगेट करते हुए ईवीएस के चौथे महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए। ये आपका चौथा है। इससे पहले हम आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, जिसमें आपको 30-30 क्वेश्चन का हर एक वीडियो दिए थे। आप लोगों ने अच्छा देखा, आप लोग समझे भी होंगे, अच्छा कमेंट्स भी आप लोगों का आया था। और आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैथ का बार तो हमने कल आप लोगों के समक्ष मैथ का भी वीडियो अपलोड किया था, मैथ का वीडियो दिया था, जिसमें हमने सिर्फ 15 नंबर का ही मैथ आपको दिया था। 15 नंबर पेडागोजी में आपको नहीं दे पाए थे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिस कारण से आप लोगों के अंदर भी निरस्ता आ जाती है। तो आज का वीडियो हम लोग का ईवीएस के रहने वाला है, ये चौथा मॉक टेस्ट आपको। इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट से। इसमें काफी नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यूं तो हम आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं जो। ठीक है, आज का वीडियो भी कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में अंतिम में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज जो है वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखिएगा, क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते लास्ट में क्वेश्चन इतना अच्छा है ईवीएस का पेडागोजी का, क्योंकि कंटेंट वाला तो आप लोग याद कर लेते हैं। 15 नंबर की तैयारी काफी अच्छी से हो जाती है। 15 नंबर याद करने का चीज होता है, वो तो 15 नंबर याद होता है। मुख्य रूप से जो दिक्कत होती है वो 15 नंबर के जो पेडागोजी में, ठीक है। तो पेडागोजी का जो दिक्कत होता है ना, वो पेडागोजी आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। बड़ा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, लेटेस्ट पैटर्न पर जो बड़ा सा क्वेश्चन पूछता है। इधर क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं और इधर यहाँ लास्ट ऑप्शन आते आते हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आपने वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न क्या रहा है, देखते हैं। निम्न खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है। यानी कि आपसे कहा कि इसमें से पैरा एथलीट मतलब समझते होंगे हम लोग, सबसे शब्द यही दिक्कत है कि पैरा एथलीट है क्या। तो हम लोग एक जानते हैं कि दिव्यांग है ना, दिव्यांग व्यक्ति जो होता है, यानी कि किसी भी अपने शारीरिक अंग से अपाहिज होता है, ठीक है, उसको कहते हैं दिव्यांग। और फिर भी वो जो किसी न किसी खेल से संबंधित होता है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं उसको पैरा एथलीट। अब देखिए, जैसे नीरज चोपड़ा, आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित है। किसी से? ये भाला फेंक से संबंधित है। ये भाला फेंकते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए, लवलीना बोहरगन जो है ये कुश्ती लड़ती है। ये क्या लड़ती है? ये कुश्ती, ठीक है ना। ये किससे? कुश्ती से। अच्छा, साक्षी मलिक ये पहलवान है। ये क्या है? पहलवान है। साक्षी मलिक ये पहलवान है। लेकिन ये सभी पूरी स्वस्थ हैं, पूरी फिट है, ठीक है। लेकिन दीपा मलिक ये पैरा एथलीट है। ये शूट यानी कि शूट आउट से संबंधित है। शूट आउट यानी कि शूट करने में ये काफी माहिर है। इन्होंने अच्छे मेडल भी जीते। इनको अर्जुन पुरस्कार 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। अच्छा, आप लोग जब हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोगों से हो जाए। आप लोग नाम सुनेंगे कर्णम मल्लेश्वरी का, है ना। कर्णम मल्लेश्वरी का, है ना। आप लोग बताइएगा कि इन्होंने कितने इन्होंने कितने मेडल जीते, है ना। इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, ये बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है ना। ये भी आप हमको बताइएगा किस खेल से संबंधित है, ठीक है। इतना चीज आप हमको जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या आप लोग पढ़ते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग से एक चीज पूछ रहे थे कि आप लोग क्या ईवीएस का जो कंटेंट है वो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप लोग को कवर करा दिया जाए। अगर चाहिए इसका टॉपिक वाइज ईवीएस के पेडागोजी और ईवीएस कंटेंट का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर हम आपको आपके समक्ष लाने का हम पूरी भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, देखते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए, किस चीज की? मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। यानी कि आप जानते हैं कि आयोडीन टेस्ट किया जाता है, यानी कि आयोडीन में कुछ बूंद डाले जाते हैं, तो जब उसमें मंड उपस्थित होता है तो वो कौन सा रंग बदल जाता है। क्या वो काला नीला होता है, क्या वो नीला बैगनी होता है, क्या वो नीला नारंगी होता है, या नीला हरा होता है। तो मेरे भाई
आप जानते होंगे कि वो क्या होता है, नीला और काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। कब, जब आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण किया जाता है, जब मंड उपस्थित होगा तो ये कैसा हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न अब आप लोगों के लिए, बताइएगा कि लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र किस चीज का बना होता है ना, किस चीज का बना होता है, होता है। ये जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन पर, चूंकि देखिए ये आपको नॉलेज है, आपके पास इसकी जानकारी है, इसलिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछने का पूछा है, ठीक है। जहां पर आपको लगेगा कि आपको बताने की जरूरत आवश्यकता है, वहां पर हम बताएंगे। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कौन से किससे संबंधित, हम आपको बता दिए थे, ठीक है ना। चलिए इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एक प्रश्न आपको आज इंपोर्टेंट है, ठीक है। काफी जो चर्चित प्रश्न है वो सभी चीज पूछा रहा है। निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, आपको पता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। क्या दूध घुलता है, चीनी घुलता है, शहद घुलता है। चीनी तो घुल जाता है ना, चीनी तो घुल जाता है। टारपिन घुलता है, नहीं घुलता है। नींबू का रस घुल जाता है, पेट्रोल नहीं घुलेगा। मिट्टी नहीं घुलेगा, मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल नहीं घुलेगा। नमक घुल जाएगा, साबुन नहीं घुल पाएगा, ठीक है। चीनी तो घुल जाएगा, सिरका, नमक, तीनों चीज घुल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जो भोजन पढ़ते हैं चैप्टर, जो आपका एक थीम है भोजन, 6 थीम आपके पास, उस 6 थीम में से एक भोजन भी है ना। उसमें जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि हमारे शरीर में किस चीज की कितनी आवश्यकता है ना। दूध में क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में हड्डी सूखने लगता है तो किस चीज की कमी से सूखता है, ये सभी चीज आप लोग पढ़ते हैं। तो उसी में से आप लोग यहाँ पर घुलनशील चीज एक चीज वहां पर पढ़े होंगे। यूं तो ये चीजें आपको हम चीजें कैसे बनाते हैं वहां से लिया गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इससे अलग थोड़ा सा। जैसे देखिए कुछ आप लोग विटामिन पढ़े थे, है ना, विटामिन, जैसे विटामिन ए, क्या ये जल में घुलनशील है। विटामिन ए की एफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है ना, तो विटामिन ए से आपको पता है कि रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से पता है आपको कि बेरी रोग होता है। सी से पता है आपको कि स्कर्वी होता है। डी से पता है कि आपको रिकेटस होता है। तो आप बताइएगा हमको कि जल में घुलनशील कौन सा है। आप लोग हमको बताइएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, घुलनशील विटामिन कौन है, ठीक है। इस चारों में से बताइएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ठीक है। अब समझ गए आप लोग। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है पटसन का रेशा, किस चीज का रेशा, पटसन का रेशा, ठीक है। देख कह रहा है पटसन का रेशा पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पटसन पौधे के किस भाग से हम पटसन प्राप्त करते हैं। क्या बीज से आता है, तो बीज से बिल्कुल नहीं। क्या पत्ती से आता है, नहीं। फूल से आता है, नहीं। तना से, तो बिल्कुल तना से आता है। जैसे हम लोग बिहार से आते हैं तो हम लोग के यहाँ जब दिवाली होती है तो दिवाली में एक सोन का जो होता है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। उसका जो यही होता है पटसन का जो होता है डंटा होता है, उससे लेकर के हम लोग जो बच्चा थे तो हुक्का पाती खेलते थे, ठीक है। उसी प्रकार ये तना है, तना से उसमें से तना को फुलाया जाता है, उसको पीट पीट कर पटसन को बाहर निकाला जाता है, किससे, तना से, ठीक है। यहाँ देखिए अब फूल क्या है, तो फूल से तो पता आपको कि फल बनता है, ठीक है। पत्ती क्या है, पत्ती तो भोजन बनाती है, पत्ती क्या पौधे में भोजन बनाती है। बीज से क्या होता है, बीज अंकुरित होकर के पौधे बनता है, बीज अंकुरित होकर के पौधे बनता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हमारा है 65 नंबर। निम्न में से 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। हम लोग पौधे के विभिन्न भाग खाते हैं। जैसे देखिए हम लोग तना भी खाते हैं, है ना, तना भी खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, ठीक है, जड़ भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, है ना। हम लोग पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। उसी प्रकार आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जड़ नहीं है जिसको हम लोग खाते हैं। क्या मूली क्या है, मूली एक प्रकार का जड़ है जिसको हम लोग खाते हैं, तो मूली तो जड़ हो गया। शकरकंदी ये भी जड़ है, टेपियोका ये भी जड़ है। लेकिन आलू क्या है, आलू आपको पता है कि आलू क्या है, आलू का हम लोग क्या खाते हैं, आलू का तना खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं,
तना खाते हैं। ये अपना जो सारा चीज होता है संचित करके कहाँ रखता है, अपने तने में रखता है, इसलिए हम इसके तने को खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि मूली क्या है, जड़ है, शकरकंदी क्या है, जड़ है, टेपियोका क्या है, जड़ है। अच्छा बताइएगा कि टेपियोका कहाँ खाया, कहाँ का ये भोजन है, टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, बताइएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, प्रसिद्ध व्यंजन है, प्रसिद्ध व्यंजन है ना, प्रसिद्ध व्यंजन है। आप लोग जरूर बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अभी तक जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है, लर्न विथ ज्योतिष, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा, और वहां से आप जुड़ करके टेलीग्राम पर पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी पौधा है। पीपल क्या परजीवी है, अमरबेल क्या परजीवी है, अंगूर परजीवी है, या मनी प्लांट परजीवी है। सबसे पहले परजीवी शब्द है, परजीवी कहते किसको हैं, तो वह जीव जो अपना भोजन यानी अपना जो पोषण होता है वो किसी न किसी माध्यम से दूसरे पर होता है ना, पूर्णतः यह दूसरे पर आश्रित रहता है ना। तो देखिए पीपल ये तो स्वयं का भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। अमरबेल ये दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक है ना, ये अमरबेल होता है, ये दूसरे पर आश्रित रहता है। अगर अमरबेल को किसी पेड़ पर डाल दिया जाए तो अपना कब्जा पूरे पेड़ पर कर लेता है ना। अंगूर ये तो प्रकाश संश्लेषी है, मनी प्लांट ये भी प्रकाश संश्लेषी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये कैसा पौधा है, तो ये परजीवी पौधा है। ये कैसा पौधा है, ये परजीवी है, और ये तीनों कैसा है, स्वपोषी है। ये तीनों कैसा है, ये तीनों आपका स्वपोषी है, लेकिन अमरबेल कैसा है, परजीवी है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। विस्थापित मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, यानी कि किस पौधे के जो बीज होते हैं वो जंतुओं द्वारा यानी कि जंतुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, जंतुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। क्या सहजन का, तो सहजन का तो नहीं होता है, क्योंकि इसको जानवर खा ही नहीं पाते, तो इसलिए इसका विस्थापन नहीं हो पाता है। मैपल, तो मैपल तो आपको पता है ये औषधीय पौधा है। ये कैसा पौधा है, औषधीय पौधा है, ठीक है। आक, आम को क्या कोई जानवर खा करके अपना दूसरे जगह जाकर के उसको दे देता है और वहां पर पौधा उग जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। आक ऐसा है जो ऐसा बीज है जिसको जानवर क्या करते हैं कि अपने भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, और जो भी अपना निष्कासन यानी कि मल के द्वारा कहीं पर वो छोड़ देते हैं, तो फिर से क्या होता है, वो आक वहीं पर निकल आता है। जैसे देखेंगे आप लोग कि पीपल का भी पेड़ किसी पेड़ पर यानी किसी जो पेड़ होता है वहां उसके बीच में ही पीपल का पेड़ हो जाता है ना। बहुत सारे पौधे उस बीच में हो जाते हैं। जैसे देखिए कभी देखे होंगे जब पुराना घर होगा, खंडर होगा, उसके दीवार पर जो होते कुछ पौधे उग जाते हैं, तो वही तो हुआ कि वहां पर तो कोई उसको लगाने के लिए गया नहीं होगा, तो हवा के माध्यम से हो या पानी के माध्यम से हो या पक्षियों के माध्यम से या किसी जंतुओं के माध्यम से हो, विस्थापन के द्वारा वहां पर वो पौधा उग जाता है, ठीक है। तो यहां इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आक हो जाएगा। अब देखिए आप एक ही बताइएगा कि आप लोग से एक जवाब क्वेश्चन है कि सहजन के फूल का सब्जी यानी कि सहजन के फूल का सब्जी सबसे अधिक कहाँ खाया जाता है। यूं तो आप लोग बिहार में भी खाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ है, ठीक है, यह बताइएगा आप लोग हमको। आइए चलते अगले प्रश्न पर, 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। देखिए बीज और पत्र मतलब होता है पत्ता, बीज पत्र किसको कहेंगे, यानी कि बीज के पत्ती को क्या कहेंगे, बीज पत्र कहेंगे। बीज आवरण को यानी कि बीज जिससे बना होता है, ढका होता है, उसको कहेंगे क्या, नहीं। भ्रूण को उसके अंदर होता है भ्रूण, ठीक है ना। बीज पत्ती बिल्कुल नहीं, सॉरी बीज पत्ती यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीज पत्ती हो जाएगा, बीजांड द्वार नहीं हो जाएगा, यानी कि इसका बीज यानी कि बीज का द्वार नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीज पत्ती हो जाएगा, यानी कि 68 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, बीज पत्ती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अगर आपसे पूछ लेता कि होती है तब तो हम लोग कह देते कि दलहनी पौधे में होते हैं। ये होते किसमें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये होता है दलहनी पौधा में। किसमें, दलहनी पौधा में, चाहे वो कोई सा भी दलहनी पौधा होगा उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, दलहनी पौधा में।
दलहनी पौधा में, ठीक है। जैसे मटर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, इस सब में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं। जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, ठीक है ना। क्या है? राइजोबियम, 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 ठीक है ना। ये जीवाणु पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो इसका जो ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि स्वीट पी, यानी कि स्वीट जो मटर होता है वो, ये दलहनी पौधा तो इसमें तो पाया जाएगा। बगीचे वाली मटर, यानी कि जो कितनी कोई भी मटर होगा सब में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तुलसी। तुलसी देखिए ये औषधीय पौधा है, इसके जड़ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता, इसके जड़ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता। तो आपसे पूछा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूंगफली अगला है, तो ये भी क्या है? दलहनी पौधा है। तो ये भी क्या है? दलहनी पौधा। जब तो इसमें भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका ये क्वेश्चन अच्छा समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं सर, ठीक है। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में पत्ती में शिराओं व छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? यानी कि शिरा और छोटी शिरा, ठीक है, दो चीज है। आप लोग देखे होंगे कि पत्ती को इस तरह से हम पत्ती बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस तरह से देखे होंगे कि ये पत्ती है, अब ये छोटी छोटी शिरा होती है, ठीक है ना, ये छोटी छोटी शिरा होती है। और देखिए शिरा और सबको मिला करके ये जो बनता है, इसको क्या कहता है? शिरा विन्यास कहा जाता है। इसको क्या कहता है? शिरा विन्यास कहा जाता है। देखिए ऑप्शन का शिरा विन्यास, ये पटल नहीं कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिरा विन्यास होगा। मध्य शिरा नहीं, इसको क्या कहेंगे? शिरा विन्यास कहेंगे, ठीक है ना। ये दिखता आप लोग इसमें भी देखिएगा तो बहुत सारी जलिकाएं होती है ना, पत्ती में क्या होती है? बहुत सारी जलिकाएं होती है। ये क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। विरिंत या पर्ण विरिंत पत्ता इसको कहा जाता है, ठीक है। विरिंत या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिरा विन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 71 नंबर। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसमें फंस रहे होंगे कि कोयला जीवाश्म ईंधन है क्या, लकड़ी है क्या, पेट्रोलियम है क्या, या प्राकृतिक गैस है क्या? मेरे भाई आप लोग इसका आंसर सीधा सीधे डी दे रहे होंगे, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम लोग जीवाश्म ईंधन का मतलब समझ लेते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन है क्या? तो जीवाश्म ईंधन का जब हम लोग मतलब समझते हैं तो आप नाम से ये स्पष्ट है कि जीवाश्म, है ना, जीव का अंश जिसमें होगा, है ना, जीव का जिसमें अंश होगा उसको कहा जाएगा जीवाश्म। तो सर आप कहिएगा कि लकड़ी में जीव का अंश है क्या? तो जीवाश्म कहने का मतलब यह है कि उसको मरने के बाद, यानी कि वो दबने तपने के बाद उससे जो प्राप्त ईंधन होता है उसको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। तो कोयला, तो आपको पता है ना कि कोयला को दबाया बहुत दिनों के बाद किसी भी चीजों में जो भी दुर्घटनाएं होती है, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है, उसमें जो दबने के कारण, ताप और दाब के कारण जो बनता है उसको क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। तो कोयला यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि जीवाश्म से बना। पेट्रोलियम भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि कुछ न कुछ जो पेट्रोलियम अंदर से आता है तो वहां पर कुछ ना कुछ दब गया होगा, सर गल गया होगा, तो जाहिर सी बात है तब पेट्रोलियम आएगा। इसको प्राकृतिक गैस को भी दबा करके बनाया जाता है, कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लकड़ी। लकड़ी तो जिंदा है ना, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा होता होगा कि परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय स्रोत। देखिए दो चीजें हैं, एक तो परंपरागत है ना, परंपरागत इसको कहा जाता है गैर नवीकरणीय, ठीक है ना, इसको क्या कहता है? गैर नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय। और एक होता है परम पूर्व, यानी कि गैर परंपरागत, ठीक है ना, ये क्या होता है? गैर परंपरागत, परंपरागत इसको कहा जाता है नवीकरणीय। क्या कहता है? नवीकरणीय, ठीक है, यानी कि ये इसको यानी कि फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जो परंपरागत स्रोत है इसको फिर से बनाया नहीं जा सकता है। तो क्या आप सौर ऊर्जा को फिर से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो बिल्कुल बना सकते हैं। ज्वार भाटा ऊर्जा को फिर से बनाया जा सकता है, भूगर्भीय उसमें ऊर्जा को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन को बनाया जल्दी नहीं जा सकता है। ये लंबे समय के बाद बनते हैं। अभी आपको बताए थे ना
पिछला जो क्वेश्चन था, कोयला को, है ना, लंबे समय के बाद इसको दबा करके बनाया जाता है। इसमें बनने में बहुत काफी समय, करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। यानी कि परंपरागत स्रोत कौन से हैं, तो ये सभी जो आपको दिए गए हैं ये सभी गैर परंपरागत स्रोत है, और जीवाश्म क्या है, ये परंपरागत स्रोत है। ये सभी नवीकरणीय है और ये गैर नवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय है, ठीक है ना, ये क्या है, अनवीकरणीय है, इसको फिर से हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। कोयला जीवाश्म ईंधन को जल्दी हम फिर से नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते होंगे कि आप लोग अधिकतर बार जो भी क्वेश्चन पूछा था उसमें एक ना एक नंबर का ये पूछ ही लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को यानी कि 11:50 पर छोड़ती है। अब देखिए कुछ भी है इसमें हमको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि समय पर डेट देखिए, पहले 23/11/2020 को हम लिखते हैं, यहां पर डेट लिखते हैं, यानी कि जो 23/11/2020 को टाइम लिखिए, टाइम कितना बजे, 11:50 में, यानी कि 11:50 में ये छोड़ती है ट्रेन। और कोझीकोड 24/11/2020 को, यानी कि 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। यानी कि जो अगले डेट को 23 को चली थी, 24/11/2020 को कब पहुंच रही है, तो 17:45 पर यह पहुंच रही है, ठीक है। अब देखिए कि आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उस ट्रेन, यानी कि ट्रेन उस दूरी को तय करने में कितना समय लेती है ना, तय करने के लिए समय कितना समय ये लेती है, आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया है। सबसे पहले देखिए हम आपको सीधा आसान सा तरीका इसमें बताते हैं कि इसको पहले 12 बजा दीजिए, ये 11:50 हो रहा था, इसको पहले 12 बजा दीजिए। इस डेट में ये 12 बजेगा, इसको 10 मिनट दे दी थी, ये 12 बज गया, तो इसी डेट में कितना देर और चलेगा, जो ट्रेन चलेगी 23 तारीख और कितना, अभी दिन का 12 बजा है ये, तो 12 घंटा तो और चलेगी, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर समय क्या होता है, डेट चेंज हो जाता है, तो 12 बजे तक, तो फिर तो ये 12 घंटा चला ट्रेन, तो 12 घंटा 10 मिनट 23 तारीख को चला है ना, तो 23 तारीख को, यानी कि 23 तारीख कितना देर, 12 घंटा 10 मिनट चला, ठीक है। अच्छा 24 तारीख को फिर कितना देर चला है, 17 घंटा 45 मिनट, 17 घंटा 45 मिनट, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, यानी कि 29 घंटा 55 मिनट इसको समय लगेगा। देखिए 29 घंटा 35 मिनट नहीं होगा, 6 घंटा 55 मिनट नहीं होगा, यानी कि 29 घंटा 5 मिनट नहीं होगा, 29 घंटा क्या हो जाएगा, 55 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतारना चाहे तो उतार ले, हम आपको या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि समझिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन समझिएगा। पहले आपसे कह रहा था कि कोई ट्रेन है जो 23 तारीख को 11:50 में चलती है और 24 तारीख को शाम 17:45 यानी कि 5:45 में ये पहुंच जाती है, ठीक है। अब इसमें समय कितना लगा, तो हम आपको आसान सा तरीका बताएं कि एक दिन का समय निकाल लीजिए, एक दिन में कितना दूरी तय की है ट्रेन के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाले तो 12 घंटा 10 मिनट आया एक दिन में, यानी कि 23 तारीख को, फिर 24 तारीख को 17 घंटा 45 मिनट कर रहा है, तो दोनों को जब हम जोड़ दिए तो क्या आ गया, कुल समय आ गया कि ट्रेन द्वारा कितना समय लिया गया था उस दूरी को तय करने में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालयी मेपल, अभी कुछ देर पहले आपको बताए भी थे कि हिमालय मेपल क्या एक औषधीय पौधा है, ठीक है। हिमालयी मेपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसे किस समूह में रखेंगे, अन्य यानी कि अन्य स्थानिक है ना, अन्य स्थानिक यानी कि विभिन्न, यानी कि अन्य स्थान पर उगने वाले, या प्रचुर या बहुल, या स्थानिक, या संकट संपन्न। संकट संपन्न कहने का मतलब क्या है, ये संकटग्रस्त है, ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं, ये स्थानिक है, ये पौधा क्या स्थानिक है, ये विशिष्ट स्थान पर ही पाया जाता है, सभी स्थान पर नहीं पाया जाता है, ये कैसे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या कहा, जो ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, स्थानिक, यानी कि स्थानीय पौधा है ये, ठीक है। चलिए अब चलिए हम अगले प्रश्न पर। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, क्या आप भी हम आपको अभी तेज पढ़ाते हैं? अगर ऐसा लगता हो तो बताइएगा, क्योंकि हम खुद को स्लो करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर आप फास्ट पढ़ाते हैं या स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। खेती करना होता है, खेती करने के लिए कई सारे काम करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कर कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों का सही क्रम दिया गया है। आपको सीरीज बनाया गया है, इस सीरीज में से चुनना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी फसल को बोने के लिए सबसे पहले खेतों क्या करते हैं, जुताई करते हैं। खेतों क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले खेतों की जुताई करते हैं, यानी कि खेतों की जुताई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें बीज बोया जाएगा, ठीक, बीज बोया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है उसमें से सिंचाई की जाएगी। जब बीज बाहर आ जाएगा सिंचाई किया जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, खरपतवार हो जाएगा, उस खरपतवार को बाहर निकाला जाएगा। खरपतवार हो जाएंगे, फिर जब वो प्याज परिपक्व हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो प्याज को उखाड़ेंगे। प्याज उखाड़ने के बाद अभी पूरा नहीं हुआ, उसका जो छिलका लगे होते हैं उसको फिर अलग करना होता है। तो हम लोग देखते हैं क्रम में कि मृदा को खोद कर नरम बनाना सबसे पहला तो ये हो जाएगा। 1 नंबर देखिए, सभी में 1 नंबर में है। चलिए, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, ये तो लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में। देखिए 2 नंबर कहां पर है, लास्ट में, तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन कटेगा, यहां पर और यहां पर है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं आप। उसके बाद बीज बोना, तो बीज बोना दूसरा नंबर पर होगा, तो बीज बोना 2 नंबर पर है। देखिए तो ये दोनों तो कट ही गया था, तो 2 नंबर पर क्या है, बीज बोना। तो 2 नंबर पर, यानी कि 3 नंबर देखिए, यानी यहां भी है, यहां 3 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। फिर भी आपको समझा देते हैं पहले कि सबसे पहले मिट्टी को खोद कर नरम बनाएंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, बीज बोएंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें से बीज बोने के बाद उसमें खरपतवार आ जाएगा, तो खरपतवार को उखाड़ करके उसको हटाएंगे। फिर प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, जब प्याज हो जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। फिर प्याज की ऊपरी सूखी पत्तियों को काट देंगे बाद में, है ना। जब प्याज देखें उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर जो उसका पत्ता होता है उसको काट करके हटा देंगे, तो हमारा प्याज का फसल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम ये आपका 15 नंबर कंटेंट था। बताइएगा कि इस 15 में से आपने कितना सही किया है, ठीक है। आप लोग इस 15 में से कितना अचीव किए, कोई बताते नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, जरूर बताइएगा। खुशी मिलती है कि हम आपको पढ़ाएं, आपको समझ में आता है, ठीक है। इसलिए मेरे लिए तो इतना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत हम करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत हमारे लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 के सही ढंग से प्रस्तुत करता है। 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। क्या वो पौधा, जानवर, तो जब पता आपको कि पौधे एवं जंतु क्या है, ये उप थीम है, यानी कि उप परक्रम है, है ना, उप परक्रम है, तो ये तो गलती हो गया। परिवार और मित्र, ठीक है। भोजन, पानी और यात्रा, सही तो है, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। परिवार एवं मित्र हो जाएगा, ये पहला हो गया थीम। भोजन हो जाएगा, उसके बाद पानी हो जाएगा, उसके बाद यात्रा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 हो गया। 5वां क्या था, यानी कि फिर इसमें आवास छुटा हुआ है। आवास के बाद हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये आपके 6 थीम थे। चीजें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, भोजन हो गया, आवास हो गया, लेकिन पौधे हो गया यहाँ पर, तो ये तो गलती हो जाएगा। काम और खेल, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, ठीक है। चलिए, है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थी को पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। अब पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक फाइल है जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों का विवरण रखा जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं, सो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन हमको कह रहा है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। यह भी सही है कि विशिष्ट कारण, है ना, विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में बच्चों के जो काम होते हैं उसको उसमें शामिल किया जाता है। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों पे विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। अब देखिए यहां पर कि पहला तो सही है, लेकिन दूसरा देखिए एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। यहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि अगर सभी वस्तुओं का अगर हम चयन करते हैं तो उसमें भ्रांतियां बहुत होती है ना। तो इसलिए यह भी चीज सही है कि सभी चीजों का चयन करेंगे हम। शिक्षार्थियों से क्या, शिक्षार्थियों से
अगला यानी कि शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, यह भी हो जाएगा। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, यह नहीं होगा। यानी कि विभिन्न स्तरों को इकट्ठा जब एक ही समय में करने लगेंगे तो हमारे अंदर उसके प्रति बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, जिस कारण से हम उसका जो विकास हो पाएगा हम उसमें सही भागीदारी नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। तो 1, 2 और 3 देखिए कहां पर है, तो 1 नंबर पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3। इसका सेंस क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो समझ गए आप लोग। पोर्टफोलियो क्या है, एक फाइल है, इसको संस्कृत में पत्राधानम कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 78 नंबर, देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल कौन खाता है। यानी कि संरचना मतलब कहता है कुछ चीज नया करना, यानी कि उसके अंदर रचनात्मकता को लाना। नदी के पानी का रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। अब संरचना मतलब बच्चा यहां पर एक्टिव रहेगा, विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यानी कि प्रयोग करना, यानी कि ग्राफ बनाना। उसके बाद कह रहा है कि बीज के स्थानांतरण के प्रक्रिया को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट का उपयोग करना। आप यहां पर देख रहे होंगे कि सबसे जो सटीक, आपको सब सही लग रहा होगा इसमें, लेकिन सबसे जो सटीक इसका आंसर होगा ए नंबर होगा कि नदी के पानी से पानी के रंग, यानी कि नदी के पानी का रंग, पानी के रंग से उसमें मौजूद, यानी कि उसमें जो मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ये तो बिना लैब जाए पहचान कर नहीं पाएगा बच्चा, है ना। उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी जगेगा, जिज्ञासा जगेगा कि उसमें हो सकता है कि इसमें कौन सा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व घुल रहा है जिसके कारण ये प्रदूषित हो गया है। ठीक है, इसमें किस चीज की मात्रा अधिक हो गई है। ठीक है, ये क्या अम्लीय है या क्षारीय है ना। तो इसलिए यहां पर जो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते अगले प्रश्न पर। 79 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि सक्रिय मतलब कर, यानी कि बच्चा क्या होगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिविटी को दर्शाने वाला। इसमें सबसे जो सटीक पूछ रहा है आपसे, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। यानी कि क्या कहा कि छात्र जोड़ियों मतलब छात्र का समूह पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों, यानी कि जो शिल्पकार मतलब जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, उनकी आजीविका पर पड़ने वाली प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो ये बात सही है, जब उनके बारे में जानेंगे तो उनके बारे में चर्चाएं होंगी। उसके बाद शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। ये नहीं, संरचना बनाने से यहां पर बच्चा एक्टिव तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये इसका आंसर है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यही है आपका। देखिए सी नंबर भी देखते हैं, जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाता है। अब रंग यहां पर तो कुछ प्रकार का ही पता चल पाएगा ना। अब लेकिन जब चर्चाएं होंगी तो बहुत सारी चीजें, बातें होंगी वहां पर, है ना। जब बातें होंगी तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषा, ये तो गलत है, बच्चे को परिभाषा तो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर होगा कि छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों पर की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जब चर्चाएं होंगी तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को सीखने और समझने की मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 80 नंबर है, देखते हैं क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। प्रामाणिक कार्य कौन सा होगा। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। यानी कि क्या कहा कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करनी चाहिए कि कौन कौन सी काम करनी चाहिए जिससे हमारा जो पानी हो वो बच सके। ठीक है,
चर्चा की बात हो रही है यहां पर। कह रहा छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी की अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि लघु सिंचाई प्रणाली बनाना। अब आप छात्र से कहेंगे कि सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए, तो बच्चा तो करेगा लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना बिल्कुल नहीं, उसको शुद्ध करने के लिए कहना है ना, उसका संरक्षण करने के लिए कहना। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना, एक यानी कि उसके लिए चिन्ह बनाना। यानी कि ये देखिए, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता पर परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। संकेतक क्या सिर्फ संकेतक बनाने से सही हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। जब तक चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक उस पर बातचीत नहीं होगी, जब तक उसका अवलोकन नहीं किया जाएगा, तब तो किस चीजें सही नहीं हो पाएंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। यानी कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करना चाहिए, किसके लिए? पानी संरक्षण के लिए, और कुछ आदतें बदलने के लिए कहना चाहिए कि हम लोग नहाते हैं तो पानी कितना बेस्ट होता है, यानी कि 1 बाल्टी से नहाना चाहिए तो हम लोग 4 बाल्टी यूज करते हैं। तो इस सभी चीजों पर चर्चा अगर होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो प्रमाणिक कार्य होगा। वो कौन सा कार्य होगा? प्रमाणिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। यानी कि क्या कहा कि खराब होने, यानी कि कोई चीज नष्ट हो जाता है, अपव्यय मतलब वो जो बर्बाद हो जाता है, उसको संबोधित करने के लिए कौन से संसाधन का सुझाव सबसे उपयुक्त है। परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। याद देखिए, आप लोग इसका आंसर आप लोग ए दे दिए होंगे अभी तक, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि परिवार के अनुभवों, परिवार का जो अनुभव होगा और उसके जो पारस्परिक क्रियाएं होंगी, उसके जो इंटीग्रेटेड, उसके जो संबंधित क्रियाएं होंगी, ठीक है, वो उससे जो खाद्य परीक्षण संबंधित जो व्यक्ति साझा करेगा, जो अपना बात बताएगा, उससे क्या होगा कि उस पर चर्चा होगा। ठीक है, उस पर जब चर्चा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज सुझाए जाएंगे। ठीक है, कर इस विषय पर सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग करना, व्याख्या एवं विचार विमर्श करना, सोच स्याही जोड़ा एवं साझा करना। क्या ये सभी चीज जरूरी है? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार के अनुभव और उसके बीच जो क्रियाएं होती है उस पर चर्चा करना। आइए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। यानी कि क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर, एज ए टीचर आप स्वच्छता अभियान अपने स्कूल में आप चलाते हैं तो वो किसके तहत चलाएंगे? क्या वे प्रोजेक्ट वर्क के तहत चलाएंगे, क्या ये प्रदत्त कार्य के तहत चलाएंगे, या क्षेत्र भ्रमण के तहत, या प्रयोगात्मक कार्य के तहत। तो देखिए, आप एक प्रोजेक्ट देंगे उसको, यानी कि बच्चे को एक परियोजना देंगे, यानी कि जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट नहीं, उसको जो एक जो दत्त कार्य होता है, ठीक है ना, उसको देंगे कि आप इसको, आप ये सफाई कीजिए, आप ये सफाई कीजिए। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि आप जो बच्चा अच्छा साफ सफाई करता है तो उसको आप इनाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे भी आपको ये काफी अच्छा हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, यानी कि परियोजना कार्य हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परियोजना कार्य हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परियोजना कार्य हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15, यानी कि जो अध्याय 15 है, ठीक है, उसमें कह रहा है कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किस चीज को विकसित करना है? क्या जल चक्र के प्रत्यय का, क्या संघनन की प्रक्रिया का, या प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ को, या छात्रों की रुचियां को। यहाँ देखिए, यानी कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी कि सांस जो हवा है ना, उसको कभी ठंडा निकाल करके उसको कभी गर्म निकालना है। तो इसकी जो उपलब्धि है, सॉरी, इसकी जो कार्य है, सांस अंदर जाता है सांस बाहर आता है, इसकी क्या जरूरतें हैं, इस सभी चीज पर उसमें चर्चा की गई है। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। ठीक है ना, यानी कि सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, छोड़ते हैं तो हवा बाहर आती है। ठीक है ना, हवा जब हम लोग छोड़ते हैं बाहर आती है तो कैसा होता है? गर्म होता है। ठंडा में ऐसा में देखे होंगे कि जब हम लोग
फूकते हैं तो बाहर भी क्या आता है, भाप की तरह, एकदम से धुआं की तरह होता है ना। तो हमारा जो अंदर से जो निकलती है, यानी कि हमारा जो अंदर से जो हवाएं निकलती है कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन, क्या चीज, रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्राप्ति को संबोधित करना, विद्यार्थियों के विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना। रचनात्मक मूल्यांकन और संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों का अंक और श्रेणी देना, विद्यार्थियों का अगली कक्षा में पदोन्नत यानी कि पदोन्नत करना। ये दो तो कट जाएगा। अब आप लोग दो में फंसे होंगे कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना या विद्यार्थी के विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना। रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, किस चीज की, रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रगति हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक और गुणात्मक दोनों चीज उसमें हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति का संबोधित करना, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, यह रचनात्मकता नहीं हो जाएगी, यह योगात्मक मूल्यांकन का पता चल पाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आइए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है। ईवीएस के टीचर आप हैं और अपने पास एक डायरी और एक कलम हमेशा रखते हैं तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण व दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है किस चीज का, वो किस चीज का, अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का वो क्या कर अवलोकन कर रहा है, वो उस पर नोट करता है और उस पर फिर अवलोकन करता है, उसका फिर उसके बारे में सोचता है, थिंकिंग करता है। तो ये क्या किस चीज का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, क्या दृष्टांत वर्णन का दृष्टांत वर्णन उपकरण। दृष्टांत का मतलब ये होता है दैनिक जीवन की जो वर्णन होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। दृष्टांत मतलब क्या होता है कि जो दिनचर्या आपकी है उस चीज का अगर वर्णन क्या आता है तो दृष्टांत वर्णन उपकरण। पोर्टफोलियो में आपको बताए थे कि इसमें शैक्षिक चीजों की बातें होती हैं, किस चीज की, शैक्षिक चीजों की बातें होती हैं। ठीक है, कर्म निर्धारित मापनी में, ठीक है, उसका कर्म का मापन होता है, इसमें योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, चेक लिस्ट में आपको ये लिखित संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है, ये जो लिखित संबंधित परीक्षाएं होती है, इसके तहत चेक लिस्ट के तहत आपको इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टांत वर्णन उपकरण हो जाएगा। समझ गए, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीसीई के अनुसार, क्या, सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन मतलब क्या होता है, खुद का मूल्यांकन। बच्चे भी करते हैं और टीचर भी करते हैं खुद का मूल्यांकन। तो स्व आकलन जो होता है, सीखने के समान आकलन होता है क्या, सीखने के लिए आकलन होता है क्या, या सीखने का आकलन होता है, या सीखने के अंदर आकलन होता है। आपको 3 चीज पता है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समान आकलन। तो बच्चा अभी खुद का मूल्यांकन कर रहा है, स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सीखने के समान आकलन। वो सीख भी रहा है और मूल्यांकन भी कर रहा है, तो सीखने के समान मूल्यांकन। ये खुद से जब कर रहा होगा तो सीखने के समान मूल्यांकन होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब बच्चा या कोई भी जब अपने से खुद से जब काम करेगा और खुद से जब सीखेगा, अपना खुद का मूल्यांकन करेगा, तो क्या हो जाएगा, सीखने के समान आकलन, है ना। हम भी, एक टीचर आप भी, अगर आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप उससे सीख भी रहे हैं, ठीक है ना, अपना आकलन भी कर रहे हैं आप, तो क्या वो क्या हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। अब देखिए, सीखने के लिए आकलन, इसमें ये इसका विधेयक रूप है। सीखने के समान का आकलन का अगला रूप है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक के बिना, है ना, शिक्षक के बिना, ठीक है ना, ये अधूरा होता है। यहां पर बिना टीचर का ये नहीं हो पाता है। उसके बाद सीखने के, यानी सीखने का आकलन, ये भी विस्तृत रूप पर ही होता है। यहां पर टीचर जो बताते हैं, ठीक है ना, अगर उसका आकलन क्या होता है तो वो होता है सीखने का आकलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 87 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति, यानी कि बच्चों के सीखने की प्रगति का सीखने की प्रगति को अंकन के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है, इससे पहले भी आपको बताएं कि पोर्टफोलियो क्या है। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन,
बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बिल्कुल सही बात है कि एक संचयी अभिलेख है। संचयी मतलब होता है उसमें सभी चीज को जमा करना। तो किस चीज का? तो बच्चों के प्रगति का, किस चीज का? प्रगति का अभिलेख होता है, संचयी अभिलेख होता है। ठीक है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाना। सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। अब देखिए, सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित नहीं, शैक्षिक चीजों से संबंधित होता है। तो जहां जहां 3 नंबर होगा, पहले ऑप्शन में 3 काट दीजिए। देखिए यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो ये कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सीधी सी बात है कि हल सीधा सीधी किया हम लोग कि इसमें देखिए कि 3 नंबर यहां पर गलत है, 3 नंबर ऑप्शन में से काट दीजिए, तो ये 3 कट गया, तो बचा क्या? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब 88 नंबर क्वेश्चन पर, 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि भूषण अपनी 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। यानी कि एक थीम है ना, आपको पता है ना, यात्रा, उसको क्या करना चाहते हैं? वो इंटीग्रेटेड, एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादक के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि संपादक के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या यात्रा पर सर्वदृश्य क्लिप यानी कि सामग्री, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, या बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव? सबसे जो इसका सटीक आंसर होगा, डी नंबर इसका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि बच्चे के यातायात पर उसका अपना जो अनुभव होगा ये सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि जब भी उसको कहीं आप भ्रमण, क्योंकि आप ईवीएस पढ़ा रहे होते बच्चे को, तो भ्रमण विधि सबसे उपयुक्त है। तो उसको कहीं अगर ले जाते हैं तो वो डायरी पेन ले जाता है, और जो यातायात के दौरान जितनी भी चीजें वो देखता है उसका उसमें वर्णन करता है, उसको उसमें नोट करता है, और फिर आकर के उसमें चर्चा करता है, तो अपने अनुभव के बारे में वो बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम चले अगले प्रश्न पर, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है। यानी कि एक जो ईवीएस कक्षा में बच्ची है वो क्या करती है, उसके आस पड़ोस में एक भिखारी है जिसके बारे में वो अपनी क्लास में बातें बताती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। और वो बच्ची जो है वो जानना चाहती है कि उसके जो माता पिता हैं, किसके, भिखारी के माता पिता हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? यानी कि आप एक टीचर के रूप में उसकी बात को कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे और उसको कैसे समझाएंगे? आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे? बिल्कुल नहीं, उस पर चर्चाएं भी करेंगे हम लोग। भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे? बिल्कुल नहीं, सभी के बीच चर्चाएं होंगी। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे? बिल्कुल इसका सेंस क्या हो जाएगा? डी नंबर का सही आंसर होगा कि उसकी चर्चा भरी क्लास में होगी, क्योंकि उसके अंदर ये तो आया कि बच्चा जो भिखारी है ये पढ़ क्यों नहीं सकता है, तो इसकी सराहना करेंगे कि आपका सोच बहुत अच्छा है, आप इसी तरह सोचते रहिए, और उस भिखारी के बारे में पूरे वर्ग में उसकी चर्चा होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न 90 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि ईवीएस के बुक में जो भी पहेलियां होती है बहुत अच्छा पहेली दिया होता है। ठीक है, तो वो जो खेल और पहेली है इसका काम क्या है? वे कक्षा के एक रास्ता को विराम प्रदान करते हैं, मतलब एक रास्ता जो होता है समरूप, यानी कि उसको विराम दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, उसमें तो और आनंद आता है ना, बच्चा खेलता है, जैसे गोल गोल अंडे, सॉरी क्या कहते हैं, गोल गोल थारी उसमें भरा हुआ है मोतियों का, तो ये क्या है, इस तरह से बहुत सारे जो पहेली है उस तरह से बच्चा को सुनने में मजा आता है। जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी बहुत सारी पहेलियां सुनते थे ना, अब तो याद नहीं है उतना खास। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो एक कोई सा भी पहेली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कह रहा वे शिक्षार्थी को मजे करने का समय देता है? बिल्कुल नहीं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ये बिल्कुल सही बात होगा कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को यानी कि बढ़ावा देते हैं, खोजने को देते हैं। इस कक्षा में संपादक करना आसान हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है कि संपादन करना आसान हो जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये था आपका आज का 30 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 30 के 30 प्रश्न समझ गए होंगे और आप लोग इस 30 में से कितना नंबर अचीव किए हैं आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस 30 में से कितना नंबर अचीव किए हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।